अगर आप कहानी के पिछले भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मालती और काव्या के साजिश से बेखबर राजवीर और सिया अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे। शाम का समय था। राजवीर के मम्मी पापा सिया और राजवीर की शादी की बात करने के लिए घर पर आते हैं। मालती जी मुस्कुराकर उनका स्वागत करती हैं। आइए आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। सिया ने मुझे दिन में ही बता दिया था कि आप लोग आने वाले हैं। राजवीर के मम्मी पापा पंडित जी को भी साथ में लेकर आते हैं। मालती जी बोली, अरे पंडित जी को अपने साथ में ही लेकर आए हैं। रानी जी बोली, हाँ, यह हमारे परिवार के पंडित जी हैं। हम सारे शुभ काम इन्हीं से करवाते हैं, इसलिए मैंने शादी की तारीख तय करने के लिए आज इन्हें यहाँ बुलाया है। मालती जी बोली, यह तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए आइए, अंदर आइए। मालती जी सबको आदर से प्रेम से बैठाती हैं, चाय नाश्ता करवाती हैं। राजवीर यह सब खड़ा खड़ा देखता रहता है। राजवीर मन में बोलता है, आखिर इस मोटी आंटी के दिमाग में चल क्या रहा है? यह कब से इतनी अच्छी हो गई है? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। कहीं यह मेरी सिया को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। रानी जी बोली, अरे राजवीर बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ। और हमारी बहू कहाँ है? राजवीर बोला, बस आती ही होगी माँ। काव्या आती हुई बोली, आती नहीं होगी, आ गई है। सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई सिया पर पड़ जाती है। सिया ने रेड कलर के शिफॉन की साड़ी पहनी होती है, जिसमें वह बहुत ही सुंदर लगती है। राजवीर तो बस मुँह खोले सिया को देखता ही रह जाता है। रानी जी राजवीर का मुंह बंद करते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहा है? मेरी बहू को नज़र लगाएगा क्या? राजवीर मुंह बंद करके झेप जाता है। रानी जी आगे बढ़कर सिया के पास जाती हैं। सिया रानी जी की पैर छूती है। रानी जी बोली, बेटियां पैर नहीं छूती हैं। वह सिया को गले लगा लेती हैं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम दोनों के प्यार को समझने में देर कर दी। सिया ने कहा, प्लीज़ आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगो। आंटी नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ। काव्या मन ही मन बोलती है, बहुत प्यार उमड़ रहा है ना, देखना कितनी जल्दी यह प्यार हवा में उड़ जाएगा। सब लोग बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं। आज से 10 दिन के बाद शादी का अच्छा मुहूर्त है। उस दिन शादी होना बहुत उचित है। मालती जी बोली, क्या पंडित जी, सिर्फ 10 दिन? हम कैसे इतनी जल्दी तैयारी करेंगे? आप कोई दूसरा मुहूर्त निकालिए। रानी जी बोली, नहीं पंडित जी, 10 दिन तो बहुत है। मुझे तो 10 दिन भी ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाना है। मालती जी बोली, जी ज़रूर, पर 10 दिन बहुत कम होता है। रानी जी बोली, कम तो है, पर सब मिलकर तैयारी करेंगे तो सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। रानी जी ने कहा, आपके पति नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? मालती जी बोली, वह ऑफिस में हैं, उन्हें ज़रूरी काम था, इसलिए वह यहाँ नहीं रुक पाए। रानी जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। पंडित जी और राजेंद्र जी आपस में सब डिसाइड कर लेते हैं किस तारीख को क्या क्या करना है और कैसे करना है। बीरेंद्र जी वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मालती जी क्या करना चाहती हैं, और वह इस दिखावे का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं आना ही अच्छा समझा। सब बातचीत कर राजवीर के मम्मी पापा घर के लिए निकल जाते हैं। मालती जी बोली, राजवीर बेटा, तुम्हें भी अब तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। यहाँ पर हम सिया का ध्यान रख लेंगे। तुम्हारा घर भी शादी वाला घर है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी ज़रूरत होगी। राजवीर नकली मुस्कान लिए बोला, वह क्या है ना आंटी जी, मुझे यहाँ पर किसी भी लोगों पर भरोसा नहीं है, और जब तक सिया यहाँ पर है तो मैं उसी के साथ में रहूँगा। मैं उसे किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मालती जी को गुस्सा तो बहुत आता है, फिर भी गुस्सा दबाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, अब तो मैं सिया से नाराज़ भी नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। राजवीर बोला, सिया मेरी पत्नी है, मेरी और सिया की शादी तो हो चुकी है। अब जो हो रहा है वो बस मेरी मॉम की खुशी के लिए हो रहा है, और सिया मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मालती जी मन में बोली, कैसा ढीठ इंसान है, इतना भगाने की कोशिश कर रही हूँ, जा ही नहीं रहा है। पता नहीं कब तक सिर पर यूं ही नाचता रहेगा। मालती जी बोली, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मालती जी और काव्या गुस्से से वहां से चले जाते हैं। सिया चुपचाप वहीं खड़ी खड़ी बातें उनकी सुन रही थी। राजवीर सिया के नज़दीक आता है।
सिया राजवीर से बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? सिया अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींचती है। राजवीर सिया की तरफ बढ़ता है। सिया बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राजवीर ने कहा, इसमें गलती तुम्हारी ही है। किसने कहा था कि तुम इतना सुंदर दिखो? सच में आज तुम्हें देखकर तुमसे नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। मेरा दिल बेईमानी पर उतर रहा है। सिया वहां से भागने लगती है, पर राजवीर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है। सिया बोलती है, छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता है, हम यहाँ हॉल में हैं। राजवीर बोला, देख ले तो देख लेने दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। राजवीर सिया के करीब आता है और सिया को गले से लगा लेता है। सिया कहती है, राजवीर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हमारे बड़ों के आशीर्वाद के साथ धूमधाम से होने वाली है। राजवीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अभी तो तुम्हें ऐसी कई खुशियाँ मिलेगी जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि तुम राजवीर कपूर की ज़िंदगी में कितनी मायने रखती हो। उसकी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ख़त्म होती है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं रही तो उसकी सांस चलना छोड़ देगी, उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। राजवीर की बातों को सुनकर सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह बोलती है, राजवीर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिलेगा और मेरी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर जाएगी। अरे, ये सब बोलकर तुम मेरा दिल नहीं बहला सकती हो। इतना खूबसूरत लगने की सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। राजवीर मन में सोचता है, प्लीज़ गॉड, हम दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ रखना, खुश रखना। प्लीज़ सिया को कभी मुझसे अलग मत करिएगा। इधर मालती जी अपने रूम में आती हैं, पीछे पीछे काव्या भी आती है। मॉम, 10 दिन में शादी है, 10 दिन में हम सब कैसे करेंगे मॉम? मालती जी बोली, तुम चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। वो फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन लगाती है। मालती जी बोली, हेलो, तुम्हारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मेरा काम ख़त्म करो। शादी 10 दिन बाद है और उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, चाहे जैसे भी करो, कितना भी पैसा लगाओ, पर मेरा काम जल्दी से करो। सामने वाला आदमी बोला, बहुत मुश्किल है मैम, मैंने बहुत कोशिश करी पर नहीं हो पा रहा है। मालती जी बोली, यह सब सुनने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम कुछ भी करो, धरती आसमान एक करो, पर मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो कैसे भी करके मेरा काम करो, वरना अंजाम तुम जानते हो। सामने वाला आदमी बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मालती जी बोली, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। वह आदमी, जी ज़रूर ज़रूर। काव्या बोली, सच में आपका काम हो जाएगा ना? मालती जी बोली, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है, यह शादी तो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अगले दिन राजवीर की मॉम का कॉल आता है। रानी जी बोली, किट्टू बेटा, तू और सिया दोनों दिन में तैयार रहना, हम साथ में शॉपिंग चलेंगे। सिया के लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े खरीदने हैं। राजवीर बोला, ओके मॉम, हम तैयार रहेंगे। मीरा जी बोली, ठीक है बेटा, 12 बजे तुम मुझे मॉल में मिलना। राजवीर ओके मॉम कहकर फ़ोन रख देता है। राजवीर सिया के पास जाता है। राजवीर बोला, सिया, आज दिन में मॉम ने कॉल किया था, उन्होंने हमें मॉल बुलाया है, वह तुम्हारे ज्वेलरी और कपड़े खरीदना चाहती हैं। सिया बोली, पर इसकी क्या ज़रूरत है, वह क्यों परेशान हो रही हैं? राजवीर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस ऐसे ही घर के कपड़ों में शादी करोगी? सिया बोली, क्यों, इनमें क्या बुराई है? राजवीर ऊपर से नीचे तक सिया को देखते हुए बोला, नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है, तुम जो भी पहनोगी अच्छा ही लगेगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी सिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे। सिया उदास होते हुए बोली, तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? राजवीर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। राजवीर को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। राजवीर बोला, सिया, तुम समझती क्यों नहीं हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिया हंसते हुए बोली, मुझे पता है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रही थी, चलो जल्दी से नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। राजवीर बोला, ठीक है, मैं तैयार होता हूँ, तुम भी तैयार होकर नीचे आओ। राजवीर और सिया दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर राजवीर की मॉम भी इंतज़ार करती हैं।
तीनों मॉल में शॉपिंग करते हैं। रानी जी सिया के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े और ज्वेलरी खरीदती हैं और राजवीर के लिए भी सिया की ड्रेस से मैचिंग कलर की ड्रेस खरीदती हैं। राजवीर और सिया रानी जी के लिए ज्वेलरी और कपड़े खरीदते हैं और सभी के लिए भी कपड़े खरीदते हैं। शाम को घर आते हैं। सिया मालती जी और काव्या के लिए भी कपड़े लाती है। सिया काव्या को अपने कपड़े और ज्वेलरी भी दिखाती है, जिसे देखकर काव्या जल उठती है। काव्या मन में सोचती है, कोई बात नहीं, यह सब कुछ मेरा ही होना है। यह सब कुछ राजवीर की दुल्हन के लिए है और राजवीर की दुल्हन तो मुझे ही बनना है। चाहे कपड़े कोई भी खरीदे, मिलने तो मुझे ही है। बस एक बार मॉम का प्लान काम कर जाए, सिया भी यहाँ से जाएगी और राजवीर भी मेरा होगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी। काव्या के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। सभी राजवीर और सिया की शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। दादी जी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार होता है। अब वह भी घर में व्हील चेयर लेकर घूमती रहती हैं। राजवीर ने उनके लिए एक नर्स भी अपॉइंट कर दी थी, जो उनका 24 घंटे ध्यान रखती थी। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में होती हैं। दादी जी भी सभी रस्मों में शामिल होती हैं और उनको देखकर सिया बहुत बहुत खुश होती है। सिया और राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह दोनों जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा था, पर फिर भी राजवीर के मन में डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। पता नहीं क्यों उसे कुछ गलत होने की आशंका है, पर सिया बहुत खुश थी। उसे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया था। उसे मालती जी और काव्या का साथ मिल गया था। दादी जी ठीक हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उसके प्यार राजवीर के घर वालों ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया था। इससे ज़्यादा अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। शादी वाले दिन सुबह सुबह मालती जी को किसी का फ़ोन आता है। मैम, आज आपका काम हो जाएगा। मालती जी बोली, आज शाम को शादी है, आज किसी भी सूरत में मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना तुम और तुम्हारा परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वह आदमी बोला, नहीं मैम, सॉरी, फॉर्मेलिटी हो गई है, बस अभी मैं जा ही रहा हूँ। मालती जी बोली, ठीक है, जो भी होता है सब मुझे फ़ोन कर बताना। वह आदमी बोला, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। मालती जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। अब देखती हूँ कि यह शादी कैसे होती है। राजवीर का मन आज सुबह से ही अशांत था। राजवीर सिया को फ़ोन करता है। राजवीर बोला, हेलो सिया, तुम कैसी हो? सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कल से 48 बार पूछ चुके हो, 2 बार और पूछ लिया ना तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। सिया राजवीर को बोली, तुम कल रात को ही तो अपने घर गए हो, वो भी जब मैंने तुम्हें अपनी कसम दी। आज तुमको अपने घर से ही बारात लानी है। एक दिन तो तुम वहीं रह सकते हो मेरे बिना। राजवीर बोला, नहीं सिया, मैं एक दिन क्या, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सिया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर मॉम की इच्छा थी ना कि तुम्हारी बारात तुम्हारे घर से निकले। हमें उनकी इच्छा का भी तो मान रखना है। राजवीर बोला, हाँ इसलिए तो हम यहाँ पर हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मॉम ने जिद करी कि वह घर से ही बारात लेकर जाएंगी। क्या ज़रूरत थी यह सब करने की? वैसे भी शादी की तो सब रस्में वही हुई थी। सिया बोली, सभी रस्में यही हुई थी, इसलिए तो मॉम चाहती थी कि वह अपने घर से अपने बेटे को दूल्हा बना कर लाएं। शादी में सबके अपने अपने सपने होते हैं राजवीर, हमें उनका ध्यान रखना होता है ना। राजवीर ने कहा, हाँ सिया, तुम सही कह रही हो, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बहुत मन घबरा रहा है, मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है। तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज़ मोटी आंटी और काव्या पर भरोसा मत करना। मैं अपने कुछ आदमी पहुंचा रहा हूं तुम्हारे घर पर, जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वैसे कुछ तो पहले से ही हैं, पर फिर भी मैं और लोगों को पहुंचा रहा हूं। सिया बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है राजवीर, मैं ठीक हूँ। राजवीर ने कहा, तुम ठीक हो सिया, पर तुम ठीक ही रहनी चाहिए जब तक मैं वहाँ ना आऊँ, इसलिए मैं उन्हें भेज रहा हूँ। सिया बोली, अगर तुम्हें इससे शांति मिलती है तो तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। राजवीर की मॉम चाहती थी कि वह राजवीर की बारात अपने घर से ही लेकर निकलें, इसलिए एक दिन पहले राजवीर को बुला लेती हैं। राजवीर सिया को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता, पर सिया की कसम पर मजबूरन उसे जाना पड़ता है। पर उसके मन में डर सताता ही है कि मालती जी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगी, इसलिए वह अपने कुछ आदमी भी सिया के घर के बाहर खड़े करवा देता है। पर पता नहीं उसका डर सही साबित होगा या नहीं। मालती जी और काव्या कार में बैठकर कहीं जाते हैं। वह पुराना खंडहर जैसा घर था। मालती जी और काव्या अंदर जाते हैं। आओ बहना आओ, सामने से आवाज़ आती है।
मालती जी बोली, तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। सामने मालती जी का भाई गज्जू खड़ा हुआ होता है। गज्जू बोला, आता कैसे नहीं बहना, तुमने इतनी कोशिश जो की मुझे बाहर निकालने के लिए, तुम्हारी कोशिश जाया थोड़ी जाती। मालती जी बोली, वह तो ठीक है, पर आज उसकी शादी है, अब तुमने कुछ सोचा है कि क्या करना है? गज्जू बोला, आप उसकी चिंता मत करो बहना, वह लड़की सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है और गज्जू की कोई चीज़ को कोई छू भी नहीं सकता है। मालती जी बोली, पर तुम करने क्या वाले हो? गज्जू बोला, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप घर जाइए और शांति से शादी में रहिए, अब जो भी करना है वह मैं करूँगा। तीनों जोर जोर से हंसते हैं। आज गज्जू के साथ साथ मालती जी और काव्या भी साथी क्रिमिनल लग रहे थे। सच कहते हैं लोग, माँ बाप बच्चों के प्यार में अंधे हो जाते हैं, वो अपने सही गलत की समझ भी खो बैठते हैं। वैसे ही मालती जी अपने बेटे की मौत के क्रोध और बेटी के सपनों के मोह में बिल्कुल अंधी हो बैठी हैं। वो भूल बैठी हैं कि वो क्या करने जा रही हैं, जिसमें काव्या को भी शामिल कर लिया है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है कि इस सब से काव्या की आने वाली ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मालती जी और काव्या वापस से घर आ जाती हैं। काव्या बोली, मॉम सच में ना मामू यह शादी रोक देंगे ना? मालती जी ने कहा, हाँ वह यह सब कर लेगा और जल्दी हमें इस सिया नाम की चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। पर मॉम, सिया के जाने के बाद राजवीर उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा। मालती जी बोली, करने दो जो करना है, पर उसे कभी सिया मिलेगी नहीं। फिर हम तेरी और राजवीर की शादी की बात करेंगे और मुझे लगता है उसकी माँ हाँ कर ही देंगी। काव्या बोली, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? मालती जी बोली, हाँ मेरे बच्ची, यह सब कुछ मैंने तेरे लिए ही तो करा है। काव्या खुशी खुशी शाम की शादी की तैयारियां करती है। इधर राजवीर का बुरा हाल होता है, उसका कहीं मन नहीं लगता है, वह सिया के घर की सिक्योरिटी को और बढ़ा देता है। रानी जी बोली, क्या बात है बेटा, तुझे जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन तो आ गया, पर तेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। राजवीर बोला, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। रानी जी बोली, अब अपनी माँ से झूठ बोलेगा, बता तुझे क्या हुआ है? कहीं सिया से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? राजवीर बोला, अरे नहीं मॉम, सिया से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत बेचैन हो रहा है। रानी जी बोली, ओहो क्या बात है, मेरा बेटा किसी लड़की से इतना प्यार करने लगा है कि उसके बिना एक दिन भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। राजवीर ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताओ बेटा क्या बात है? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। राजवीर रानी जी को बाहर भेज देता है। रानी जी बोली, हाँ हाँ, अब तो तू मुझे अपने कमरे से निकालेगा ही ना, अब तो तेरी शादी होने वाली है, तेरी दुल्हन आने वाली है, अब तुझे मेरी क्या ज़रूरत है? राजवीर बोला, मॉम आप जानते हो ऐसा नहीं है। रानी जी ने कहा, हाँ हाँ हम सब जानते हैं, लड़की शादी होने के बाद पराये होते हैं, तू तो अभी से पराया हो गया है। राजवीर बोला, प्लीज़ मॉम। पीछे से राजेंद्र जी आते हैं। अरे मीरा जी, क्यों हमारे बेटे को परेशान कर रही हैं? देखिए ना, पहले से ही वो कितना परेशान है, कितना नर्वस हो रहा है। राजवीर बोला, थैंक गॉड डैड आप आ गए, देखिए ना मॉम मुझे परेशान कर रही हैं। राजेंद्र जी बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी मॉम को ले जाने के लिए ही आया हूँ, तो आराम से तैयार हो, हमें नीचे कुछ काम है। चलिए रानी जी, मुझे आपसे कुछ काम है। दोनों नीचे जाने लगते हैं। राजवीर बोला, थैंक यू डैड, लव यू मॉम बोलता है। दोनों नीचे जाने लगते हैं। राजवीर बोला, थैंक यू डैड एंड लव यू मॉम। बदले में राजेंद्र जी और मीरा जी स्माइल करते हुए निकल जाते हैं। आज शाम को शादी होनी है। सिया अपने रूम में तैयार हो रही होती है। सिया ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और ऊपर से दुल्हन का मेकअप जिसमें कयामत ढा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आई हो। काव्या एक नज़र सिया को देखती है तो देखते ही रह जाती है। सिया बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? काव्या के मुंह से निकल जाता है, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो बोलकर चुप हो जाती है। सिया काव्या को आगे बढ़कर गले से लगा लेती है। थैंक यू सो मच, तुमने और माँ मेरी खुशी में शामिल हो, तुम लोगों के बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। काव्या बोली, कोई बात नहीं, अब हम साथ में हैं। मन में बोलती है, बस कुछ देर के लिए, और मुस्कुरा देती है। सिया बोली, क्या बात है काव्या, तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो। काव्या बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वह तुम्हारी शादी है ना, मुझे शादी में बहुत मज़ा आता है, इसलिए बस खुश हूँ। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बचपन में कितना मज़ा आता था। सिया और काव्या बचपन की बातें करने लगती हैं।
हाँ, मज़ा तो बहुत आता था, पर अब भाई नहीं है तो वह मज़ा भी नहीं है। सिया बोली, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। काव्या बोली, नहीं, कोई नहीं समझता। एक भाई को खोने का दर्द, अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर होने का दर्द, जब यह पता चले कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसे बहन माना हो उसकी वजह से तुम्हारे भाई की मौत हुई हो तो कैसा लगता है, ये कोई नहीं समझ सकता है। सिया बोली, तुमने अगर अपना भाई और अपनी दोस्त खोई है तो मैंने भी अपने दोनों दोस्त को खोया था। उनके सिवा मेरा कोई नहीं था, और साथ में मम्मी पापा को भी। सब कुछ दूर हो गया था मुझसे। काव्या बोली, तब तुम्हारे पास तो दादा दादी हैं, मुझे तो उनका प्यार भी मिला ही नहीं। सिया बोली, वह तुमसे भी बहुत प्यार करते थे, तुम्हें बहुत याद करते थे, पर तुम कभी उनसे मिलने आई ही नहीं। काव्या लंबी सांस लेते हुए बोली, अब छोड़ो, इन सब पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है। तुम तैयार हो गई हो तो चलो, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, कहकर काव्या चली जाती है। सिया बोली, तुमने अभी तक मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं किया है, मुझे पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम भी समझ जाओगी कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दुल्हन के लिबास में बैठी सिया राजवीर का इंतज़ार करती है। आज सिया की खूबसूरती में 4 चांद लगे थे, वह गजब की सुंदर लग रही थी। तभी सिया के रूम का दरवाज़ा खुलता है। सिया सामने देखती है तो चौंक जाती है। सिया के सामने 3-4 हट्टे खट्टे मुस्तंडे खड़े रहते हैं, जो सिया की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध होकर उसे ही देख रहे थे। सिया घबराते हुए बोली, कौन हो तुम? सिया की आवाज़ सुनकर उनकी तंद्रा टूटती है। उनमें से एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हम तुम्हारे बाराती हैं। सिया घबराते हुए बोली, क्या 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 मतलब है तुम्हारा? वो आगे बढ़ते हुए बोलो, चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको कि हमारा क्या मतलब है। सिया बोली, देखो आगे मत बढ़ना वरना बहुत बुरा होगा। उनकी खतरनाक हंसी पूरे रूम में गूंजती है, पर उसे सिया के अलावा कोई सुन नहीं सकता था, क्योंकि नीचे जोरों से गाने बज रहे थे, लड़कियां डांस कर रही थी, सब उन्हें देख रहे थे। राजवीर के बॉडीगार्ड को भी मालती जी ने पहले ही नींद की गोली मिला हुआ जूस पिलाकर बेहोश कर दिया था, इसलिए रूम के बाहर भी कोई गार्ड नहीं थे। उन लोगों के लिए बहुत आसान हो गया था सिया के रूम में आना। सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया बोली, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। वह आदमी सिया को खींच कर ले जाने लगता है। सिया छूटने के लिए छटपटाती है, पर वह उसकी पकड़ से छूट नहीं पाती है। वह सिया को खींचते हुए पीछे के दरवाजे के बाहर खड़ी एक वैन में धकेल देता है, जिससे वह एक आदमी से टकरा जाती है। वह उसे पकड़ता है। सिया जब उस आदमी को देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं, मालती जी का भाई गज्जू ही होता है। सिया बोली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गज्जू हंसते हुए बोला, अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मेरा हक है, तो बस अब अपना हक ही लेने आया हूँ। वैसे तो तू बहुत सुंदर हो, पर आज इस शादी के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। सिया के गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूँगा। सिया को उसके छूने से घिन आती है। सिया अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गज्जू हंसते हुए बोला, बिगाड़ा है, बहुत कुछ बिगाड़ा है। जब से तुमको देखा है मेरा सिर घूम गया है, हर वक्त दिमाग में एक नशे के जैसी चढ़ी रहती हो। जब तक तुम्हें पा ना लूँ तब तक यह नशा उतरने वाला नहीं है। सिया बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे राजवीर के पास जाना है। गज्जू गुस्से से मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, एकदम चुप। आज के बाद किसी आदमी का नाम लिया या तेरे ख्यालों में कोई और आया भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। गज्जू शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, जाने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है जाने मन, तुझे तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा, अपनी रानी बनाकर रखूँगा। पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा लगा है कि उसे ज़िंदगी भर अपने पास में रखूँ, वरना औरत तो होती ही हैं वापरने की चीज़, जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं। पर तेरी बात तो अलग है। सिया बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मम्मी को पता चलेगा ना तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी तुम्हें पता भी नहीं है। मम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया है। गज्जू हंसते हुए बोला, वो मेरी बहना है और वह मेरी बहना ही रहेगी। मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, उसके भरोसे मत रहना। उसी की वजह से आज मैं तुम्हें पा सका हूँ। सिया बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
ऐसा ही है जाने मन, उसी ने ही तो कितने जतन करके मुझे जेल से छुड़वाया है ताकि मैं तेरी शादी रुकवा सकूं। सिया के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि मालती जी उसके साथ में ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। सिया बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो माँ, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगी। गज्जू हंसते हुए बोला, कौन माँ? कोई माँ वा नहीं है वो तुम्हारी, उसने सब पैसों के लिए किया है। तुमसे शादी करके उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और मुझे तू मिल जाएगी। वैन गज्जू के ठिकाने पर पहुंच जाती है। गज्जू सिया को वैन से घसीटते हुए अपने अंदर लेकर जाता है। सिया बोलती है, छोड़ दो मुझे, या कहाँ लेकर आ गए हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, राजवीर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। गज्जू गुस्से से बोला, चुप, बिल्कुल चुप। एक बार कहा ना कि किसी और आदमी का नाम तेरी जुबान पर आना नहीं चाहिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिया गुस्से से बोली, लूँगी, एक बार नहीं 1000 बार लूँगी। राजवीर, राजवीर, राजवीर। चटाक करके एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और सिया वहीं गिर जाती है। गज्जू एक ज़ोरदार थप्पड़ सिया के गाल पर मारता है, जिससे वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और लड़खड़ा कर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। गज्जू गुस्से से बोला, खबरदार, एक बार कहा ना, अब से जो मैं कहूँगा वही होगा। मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। अब तुझे सिर्फ मेरे लिए जीना है। मैं कहूँ वैसा ही करना है। मैं बोलूँगा उठ तो उठना है, मैं बोलूँगा बैठ तो बैठना है। आई बात समझ में? सिया चुपचाप नीचे मुँह करके झरझर आंसू बहाती रहती है। इधर राजवीर बारात लेकर सिया के घर पर पहुँच जाता है। मालती जी बारात का अच्छे से स्वागत करती हैं। राजवीर की नज़रें सिर्फ सिया को ही ढूंढ रही थीं। मालती जी राजवीर को छेड़ते हुए बोली, अरे इतना भी उतावलापन ठीक नहीं है दामाद जी, वह दुल्हन है, उसे तैयार होने में टाइम लगेगा। आप चिंता मत करो, आ जाएगी। सभी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। राजवीर किसी की कोई परवाह नहीं करता और कहता है, नहीं, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब आप सिया को बुला दीजिए। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, जा काव्या, सिया को लेकर आ जा, सिया के दूल्हे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। काव्या बोली, ठीक है माँ, मैं सिया को लेकर आती हूँ। ऊपर सिया के रूम में जाती है। काव्या जानती थी कि सिया रूम में नहीं है, फिर भी वह नाटक करती है और रूम में इधर उधर ढूंढती है और बाहर आकर जोर से बोलती है कि माँ, सिया अपने रूम में नहीं है। मालती जी बोली, अरे रूम में नहीं है तो बाथरूम में देख, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? काव्या बोली, मैंने सब देख लिया है माँ, सिया कहीं भी नहीं है। यह सुनकर राजवीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। राजवीर सिया के लिए बहुत परेशान होता है। मुझे पता था मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। राजेंद्र जी बोले, तुम चिंता मत कर बेटा, सिया यहीं कहीं होगी। हो सकता है वह कहीं किसी और रूम में हो या दादी जी उनके पास हो। हम अभी पूरे घर में देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ सिया के रूम में ही देखा है। राजवीर बोला, नहीं डैड, सिया इस घर में नहीं मिलेगी। यह मोटी आंटी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने ही सिया को कुछ किया है। वह मालती जी की तरफ बढ़ते हुए मालती जी का गला पकड़ लेता है। बताइए सिया कहाँ है? बता, सिया कहाँ है? सभी मिलकर राजवीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी राजवीर को रोक नहीं पाता है। वो मालती जी का गला जोर से दबाता है। मालती जी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। राजेंद्र जी और रानी जी बहुत मुश्किल से मालती जी को राजवीर से छुड़ा पाते हैं। मालती जी गहरी सहरी सांस लेती हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर 2 मिनट और राजवीर उन्हें नहीं छोड़ता तो आज तो उनकी जान ही निकल जाती। राजेंद्र जी राजवीर को एक चाटा मारते हुए बोले, पागल हो गए हो तुम, यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे होने वाली सास है। राजवीर एक बार फिर मालती जी की तरफ बढ़ते हुए बोला, सास हैं तो मैं इनकी सांस निकाल दूंगा। बता बता, मेरी सिया कहाँ है? मालती जी के आगे बीरेंद्र जी आकर खड़े हो जाते हैं। बीरेंद्र जी बोले, ओए लड़के, क्या समझ रखा है? और हमें क्या पता कहाँ है, भाग गई होगी किसी और के साथ में। उसका काम ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना है। पहले मेरे बेटे को मार दिया और यहाँ से चली गई, अब तेरी बारी है लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना। उस लड़की को बहुत अच्छे से आता है। तभी एक आवाज़ आती है, झूठ है यह सब। सब लोग उस ओर देखते हैं। वो और कोई नहीं, जानकी जी होती हैं जो लड़खड़ाते हुए आती हैं। जानकी जी, झूठ बोल रहे हो तुम, सब के सब झूठ बोल रहे हो, मेरी लाडो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जानकी जी के गले से एक एक शब्द बहुत मुश्किल से निकलता है। वह हाँफते हुए बोलती है, क्योंकि वो इतना चल कर आई थी, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी उनका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तुम सब के सब झूठे हो। मेरी लाडो बहुत ही समझदार बच्ची है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं करा है। बीरेंद्र जी जानकी जी के पास आकर बोले, माँ आप ठीक हो गई, आप बोलने लग गई।
जानकी जी बीरेंद्र जी को धक्का देते हुए बोली, पास मत आ मेरे, और बता मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी लाडो को कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने। बीरेंद्र जी बोले, हमें नहीं पता कहाँ भाग गई है। जानकी जी बोली, कहीं नहीं भागी है वह, इस बुढ़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तेरे जैसी नहीं है वह। तू तो भूल ही गया कि तेरी कोई माँ भी है, तेरे पिता के मरने के बाद तू एक बार भी आया अपनी माँ से मिलने के लिए। बीरेंद्र जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जानकी जी बोली, दूर रह मेरे से और बता मेरी लाडो कहाँ है। बीरेंद्र जी जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता है कहाँ है वह, कहाँ मुँह काला करने गई है। राजवीर गुस्से से चीखते हुए बोला, बस एक और शब्द भी सिया के बारे में गलत मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीरेंद्र जी बोले, सच सबको बहुत चुभता है, वह लड़की है ही ऐसी, वह तुझको छोड़कर भाग गई है, तेरी जिंदगी बर्बाद करके चली गई है। सालों पहले भी उसने ऐसा ही किया था। जानकी जी बोली, हाँ, तुझे तो बहुत पता है सालों पहले क्या हुआ था। आज तुझे मैं बताती हूँ। तेरे पिता ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे कभी कुछ ना बताऊँ, पर आज मैं तुझे बता रही हूँ। तेरी आंखों पर से पर्दा हटाऊंगी। जो इस दुनिया में नहीं है वो तेरा बेटा है, पर वह मेरा पोता भी है। उसने मरे हुए पोते के बारे में मैं बोलूँगी, अगर हिम्मत है तो सुन। अपने बेटे के बारे में, तेरा बेटा एक बलात्कारी था। बीरेंद्र जी गुस्से से चीखते हुए बोले, चुप रहिए माँ, एक भी शब्द मेरे बेटे के बारे में मत बोलिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। जानकी जी बोली, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा, सच कड़वा ही होता है। जब अपने बेटे के बारे में सुनी तो इतना बुरा लगा, और जो तू उस मासूम बच्ची के बारे में इतने सालों से बोलते आ रहे हो वह गलत नहीं है। वह सही होते हुए भी तुम्हारे सबके ताने सुन रही है, और गलत गलत तेरा बेटा था जिसने एक 14 साल की लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। बीरेंद्र जी बोले, यह क्या बकवास कर रही हैं माँ आप? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलेंगी। जानकी जी बोली, मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ वो मैं सच बोल रही हूँ। और वह उस दिन की सारी घटना बताती हैं कि कैसे शिवेंद्र सिया के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और फिर किशोर जी आ जाते हैं और वह उसे थप्पड़ मारते हैं, जिससे गुस्से में वह चला जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मालती जी और बीरेंद्र जी को विश्वास नहीं होता है कि उनका बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। बीरेंद्र जी को बहुत पश्चाताप होता है। बीरेंद्र जी जानकी जी के पैरों में गिर जाते हैं। मुझे सच में नहीं पता था माँ कि मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं आज तक सिया को ही गलत समझते आ रहा था कि उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा था ही इस लायक। मालती जी गुस्से से बोली, यह आप क्या कह रहे हो? इन्होंने जो कह दिया आपने मान लिया, और वह लड़की, वह क्या कम थी? उसी ने ही मेरे बेटे को उकसाया होगा। उसकी भी कोई जवानी कम नहीं फूट रही थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, उसी ने कुछ इशारा किया होगा। बीरेंद्र जी बोले, बस मालती बस, कितना अपने बेटे का पक्ष लोगी, और किसी छोटी बच्चे के बारे में तुम ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम भूल गई हो कि हमने उसे एक बेटी की तरह प्यार किया है। हमेशा याद आता था कि कैसे तीनों बच्चे जान से ज़्यादा प्यारे थे हमारे लिए। मैं सिया से गुस्सा था, पर कभी मैंने उसके बारे में इतना गलत नहीं सोचा। तुम भी कैसा कैसे सोच सकती हो? और माँ झूठ क्यों बोलेंगी? उन्होंने पिता की झूठी कसम खाकर यह सारी सच्चाई बताई है, मतलब उनकी एक एक बात सच्ची है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। बीरेंद्र जी जानकी जी के पैर पकड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, पर आपने मुझे इतने साल तक अंधेरे में क्यों रखा? आपने मुझे पहले ही सच्चाई बता देती तो आज सिया को इतने दुख नहीं उठाने पड़ते। जानकी जी बोली, मैं तुझे बताना चाहती थी, पर तेरे पिता नहीं चाहते थे कि तेरे मरे हुए बेटे के बारे में तुझे यह सब पता चले। वह तो अब इस दुनिया से चला गया था, पर हम नहीं चाहते थे कि उसकी कोई कड़वी याद तेरे दिमाग में रहे, इसलिए हमने आज तक तुझे यह बात नहीं बताई। जानकी जी बोली, तू बेटा मेरी सिया को ढूंढ दे, वह कहाँ है, किस हाल में है, मुझे नहीं पता। तू उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला दे, और वो कहाँ है यह बात तेरी पत्नी और तेरी ही बेटी को पता है। यह दोनों चुपचाप कुछ इशारे कर रही थी, यह दोनों ज़रूर जानती होंगी कि सिया कहाँ है। बीरेंद्र जी गुस्से से मालती जी को देखते हैं। मालती, सच सच बताओ कि सिया कहाँ है? मालती जी बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। बीरेंद्र जी बोले, काव्या, तुम्हें भी नहीं पता कि सिया कहाँ है? काव्या बोली, यस 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 डैड, मुझे भी नहीं पता सिया कहाँ है।
वीरेंद्र जी गुस्से से काव्या की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर काव्या डर जाती है। डैड प्लीज़ मुझे नहीं पता है, बोलते बोलते वो पीछे खिसकती है। वीरेंद्र जी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं, वह दीवार से टकरा जाती है। वीरेंद्र जी जैसे ही पास आते हैं, काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। डैड, वह मामू सिया को लेकर गए हैं। वह अब कहाँ है मुझे यह नहीं पता, बस मामू लेकर गए हैं, बस मुझे इतना पता है। राजवीर बोला, क्या वह गुंडा वह मेरी सिया को लेकर गया है? कहाँ लेकर गया है? राजवीर दौड़ते हुए काव्या के पास आकर काव्या के दोनों कंधों से पकड़ते उसे झकझोरते हुए बोला, बताओ मुझे कहाँ लेकर गया है वो? काव्या बोला, नहीं मैं नहीं जानती कहाँ लेकर गए हैं, बस वह लेकर गए हैं इतना ही मुझे पता है। वीरेंद्र जी गुस्से से मालती जी की तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा भाई सिया को लेकर कहाँ गया है, बताओ बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती जी बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं पता कहाँ लेकर गया है, और अगर पता भी होगा तो भी मैं बताने वाली नहीं कि वह कहाँ पर है। उसकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ में नहीं है, उसे एक पल की भी खुशी नहीं मिलने दूंगी। बड़ी आई थी प्यार करने वाली और शादी करने वाली, अब सारी जिंदगी एक रखैल बनकर रहेगी। वीरेंद्र जी गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मालती जी को मारते हैं। मालती जी सन्न रह जाती हैं। मालती जी क्या आसपास के लोग भी सन्न रह जाते हैं। मालती जी बोली, आपने उस लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? वीरेंद्र जी बोले, तुम इतना गिर सकती हो मालती, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम उस मासूम लड़की को अपने गुंडे भाई के साथ भेज दिया। तुम अच्छे से जानती हो वह कैसा है। मालती जी बोली, इतना नाटक करने की भी ज़रूरत नहीं है वीरेंद्र जी, आप खुद सिया की शादी मेरे भाई से करवाना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं। वीरेंद्र जी बोले, हाँ शादी करवाना चाहता था, वह भी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए, पर कभी उस गुंडे के साथ मैं उस बच्ची को जाने नहीं देता, क्योंकि चाहे गुस्सा कितना भी हो पर एक गुंडे के हाथों उस लड़की को नहीं भेज सकता था, जिसको अपनी बेटी मानकर परवरिश करी, जो हमें मम्मी और पापा कहकर बुलाती है। उस बेटी को कभी उस गुंडे के साथ में नहीं जाने देता। मालती, सच सच बताओ कि सिया कहाँ पर है? मालती जी चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता है कि वो उसे लेकर कहाँ गया है। वीरेंद्र जी बोले, शायद इससे काम नहीं बनेगा। अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम अच्छे से सोच लेना कि तुम्हारे साथ मैं कितना बुरा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस घर से तो बाहर निकाल दूंगा और कहीं रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मालती जी हैरानी से वीरेंद्र जी को देखती हैं। राजेंद्र जी बोले, मुझे नहीं लगता कि यह हमारी बात मानेंगी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस इनसे उगलवाएगी सिया कहाँ पर है। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। राजेंद्र जी पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं। मालती जी बोली, नहीं नहीं पुलिस नहीं, प्लीज़। मालती जी हाथ जोड़ते हुए बोली, वीरेंद्र जी प्लीज़ मुझे जेल में मत डालिए, मैं बताती हूँ कि सिया कहाँ पर है। फिर वह गज्जू का पता बता देती हैं, जहाँ पर वह गज्जू से मिलने गई थी। राजवीर पता सुनते ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। राजेंद्र जी और वीरेंद्र जी रोकते हैं, पर वह बिना किसी की बात सुने एक पल गंवाए गाड़ी लेकर निकल जाता है। वीरेंद्र जी बोले, गज्जू एक बहुत नामी गुंडा है, उसके पास में हथियार और गुंडे होंगे, राजवीर का अकेले जाना सही नहीं है, आप पुलिस को फ़ोन करिए, हम भी पीछे पीछे चलते हैं। वीरेंद्र जी और राजेंद्र जी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। काव्या जानकी जी के पास आकर, क्या सच में भाई ने सिया के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी? जानकी जी बोली, हाँ बेटा यह सच है, पर हमने सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि उसके मरने के बाद कोई उसे गलत कहे, वह तो चला ही गया था। उसके मरने के बाद में हम उसके ऊपर कीचड़ उछलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इन सब में सिया भी हमारे साथ ही थी, वो भी नहीं चाहती थी कि उसके बचपन के दोस्त को सब गलत कहें। उम्र के उस पड़ाव में उससे गलती हो गई थी, हम मानते हैं कि वो गलत था और भगवान ने उसे सज़ा भी दे दी। उसकी सच्चाई बताकर उसे और सज़ा नहीं देना चाहते थे हम लोग। काव्या रोते हुए बोली, सिया कितनी अच्छी है कि जिस लड़के ने उसके साथ में ज़बरदस्ती करी, उसी की इज्जत बचाने के लिए उसने ज़िंदगी भर सबके ताने सुने। हमारी इतनी बेरुखी सही, हमने उसको इतना जलील करा, उसने सब बात सही, पर हमें एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया कि गलती हमारे भाई की ही थी। गलती मेरे भाई की थी, वह चाहती तो कभी से यह सबको बता देती, पर उसने नहीं बताया। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है दादी कि मैंने सिया के साथ में ऐसा क्यों करा। मैं बचपन से सिया को जानती थी, वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। मैं अपने भाई के प्यार में अंधी हो गई, अपनी बहन को भूल गई। क्या सिया मुझे कभी माफ़ करेगी दादी? क्या वह मेरी पहले जैसी बहन बनेगी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा दादी? बोलते बोलते रोने लगती है। जानकी जी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बस एक बार सिया आ जाए,
उसके मन में कभी भी तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं था। वह अच्छे से जानती थी कि तुम दुखी हो, तुमने अपना भाई खोया है और इसमें गलती किसी की भी नहीं थी। काव्या बोली, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। सिया जैसे ही आएगी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। जानकी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुझे उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तू उसे प्यार से गले लगा लेगी, वही उसके लिए काफ़ी है। उसे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए। उस अनाथ बच्ची को तो बस एक परिवार का प्यार चाहिए था जो उसे नहीं मिला। बस वह प्यार से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती है, ना यह तेरे बाप की धन दौलत और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे प्यार चाहिए था। तेरे दादाजी ने प्रॉपर्टी भी सब उसी को दी थी ताकि इस वजह से हम प्यार से रहें। तेरे दादाजी ने प्रॉपर्टी भी उसे उसी वजह से दी थी ताकि इस प्रॉपर्टी की वजह से ही तुम सब उससे प्यार से रहो। पर मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के लिए ही तुम उसका सौदा कर दोगे। काव्या बोली, हमें माफ़ कर दीजिए दादी जी, हम सचमुच भाई के प्यार में अंधे हो गए थे, हमें सच्चाई का एहसास ही नहीं हुआ। हम कैसे भूल गए? सिया जैसी लड़की कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? पर अब हमें सच्चाई पता है। देखना, पापा और राजवीर सिया को बचा कर ले आएंगे। राजवीर उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। मालती जी अपने मन में बोली, यह भी अपने बाप की तरह ही है। एक पल में पलट गई, पर मैं इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली हूँ कि उस लड़की की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। उसे तो मैं उसकी खुशियाँ कभी मिलने नहीं दूंगी। देखते हैं कि यह लोग मेरे भाई से कैसे सिया को बचा कर लाते हैं। ऐसे ही थोड़ी मेरे भाई का नाम गुंडों में सबसे ऊपर है, और अब तो सिया उसका जुनून बन गई है। वह उसे जान से मार देगा पर जाने नहीं देगा। मालती जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है, जिसे रानी जी भी देख लेती हैं। रानी जी बोली, आप यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप भी एक बेटी की माँ हैं। आप एक अपनी मुँह बोली बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हैं? मालती जी बोली, जिसने अपना बेटा खोया है ना, वह जानता है। आज आपका बेटा आपके साथ है ना, तो आपको सिया बहुत अच्छी लग रही है। आपका बेटा अगर वहाँ से सही सलामत नहीं आएगा तो आप भी मेरी ही तरह से उस लड़की को ही कोसेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा सही सलामत तो वहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि वह लड़की है ही मनहूस, सबके बेटे को खा जाती है। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब आपके बेटे को भी खा जाएगी। रानी जी के चेहरे पर चिंता के भाव झलक आते हैं। वह वहाँ से हटकर जानकी जी के पास आ जाती हैं। जानकी जी बोली, मैं जानती हूँ कि आपको आपके बेटे की चिंता हो रही है, पर मैंने उन दोनों का प्यार देखा है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है रानी जी। देखना, आपका बेटा मेरी सिया को सही सलामत लेकर आएगा और उसे भी कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। थोड़ी ही देर में राजवीर मालती जी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वह एक खंडहर नुमा घर रहता है, जिसके बाहर कई सारे गुंडे खड़े रहते हैं। राजवीर गुंडों के साथ में हाथापाई करता है और एक एक करके सबको ढेर कर देता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। खंडहर को फूलों से सजाया हुआ रहता है। बीच में शादी का मंडप लगा हुआ रहता है, जहाँ पर पंडित जी शादी की तैयारी का काम कर रहे थे और 5-7 गुंडे वहीं खड़े रहते हैं। राजवीर दरवाज़ा खुलते ही जोर से चिल्लाता है, सिया सिया सिया, कहाँ हो तुम? सभी गुंडे हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। राजवीर को गुस्सा आता है तो वह उन्हीं के साथ भी मारपीट करना चालू कर देता है। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। राजवीर एकदम से रुक जाता है और जिस दिशा से आवाज़ आती है उधर देखता है। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी और लाल हो जाती हैं, क्योंकि सामने मालती जी का भाई गज्जू सिया के सिर पर गन पॉइंट रखे हुए था। जब सिया को देखता है, जो एक दुल्हन के ड्रेस में थी, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। राजवीर जैसे ही आगे बढ़ता है, गज्जू बोलता है, भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, पर तुम्हारे लिए तो रखती है ना। वह सिया के चेहरे पर गन को घुमाते हुए बोलता है, जिससे सिया को बहुत घिन आती है और वह अपना मुंह फेर लेती है। राजवीर चीखते हुए बोला, छोड़ दे सिया को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गज्जू छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, सचमुच बहुत कड़क माल है। राजवीर गुस्से से बोला, एक भी गंदा शब्द मेरी सिया के लिए बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। गज्जू बोला, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर इसमें कोई बात नहीं होती तो तू यहाँ थोड़ी ना आता अपनी जान पर खेल कर, तुझे भी तो इसके साथ रहना ही है। वो सिया के गर्दन पर अपनी चीन टिका कर राजवीर की तरफ देखता है। राजवीर गुस्से से आगे बढ़ता है। गज्जू फिर उसे चेतावनी देता है।
राजवीर बोला, छोड़ दे उसे, तुझे क्या चाहिए? वह सब कुछ मैं दे दूंगा, बस तू उसे जाने दे। गज्जू बोला, तू मुझे क्या देगा? मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास ही है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राजवीर और गज्जू के बीच बहस चलती रहती है। इतने में बीरेंद्र जी, राजेंद्र जी पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर गज्जू बोलता है, आओ इंस्पेक्टर राव, बस तुम्हारी ही कमी थी, तुम भी आओ। वाह यार, आज मेरी शादी में कितने बाराती इकट्ठे हो गए हैं। क्यों इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ शादी ही देखोगे कि सुहागरात भी देखनी है? बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। गज्जू के आदमी भी हंसने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, देखो गज्जू, इस लड़की को जाने दो, पहले ही तुम पर बहुत सारे इल्जाम है, एक और मत बढ़ाओ, इस लड़की को छोड़ दो। गज्जू गुस्से से बोला, देख इंस्पेक्टर, अपने काम से काम कर, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है। इंस्पेक्टर बोला, यह सब करके तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, छोड़ दो इस लड़की को। गज्जू इंस्पेक्टर के साथ बहस कर रहा था, तभी मौका पाकर धीरे धीरे राजवीर गज्जू तक पहुंच गया, पर इतने में गज्जू के आदमी की नज़र राजवीर पर पड़ गई। वो जोर से चीखा, गज्जू भाई संभाल के। तब तक राजवीर भी गज्जू तक पहुंच गया था। गज्जू ने सिया को दूसरी तरफ धक्का दिया और राजवीर के साथ भिड़ गया। दोनों गुटों की तरफ से जोरदार मारामारी चल रही थी। राजवीर और गज्जू के बीच भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ जवान जोशीला राजवीर, दूसरी तरफ गज्जू, एक माहिर गुंडा। दोनों में से कोई कम नहीं पड़ रहा था। इधर जब गज्जू ने सिया को धक्का दिया तो उसका सिर जमीन से जोर से लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। जब राजवीर की नज़र सिया पर गई तो वो दुगने गुस्से के साथ गज्जू से भिड़ गया। गज्जू भी अब एक उम्रदराज आदमी था, उसकी हड्डियों ने भी जवाब देना शुरू किया था, वह भी हाँफने लगा था। पर राजवीर धमाधम उस पर लात घूंसों की बारिश बरसाए जा रहा था। 15 मिनट तक ऐसे ही मारपीट का खेल चलता रहा और आखिरकार गज्जू हार मारकर जमीन पर एक मोटे भैंसे की तरह पड़ गया। उसमें जान नहीं बची थी कि वह उठकर राजवीर से लड़ाई करे। गज्जू को इस तरह पड़ा देखकर गज्जू के आदमी कुछ तो वहीं ढेर हो गए और कुछ ने गज्जू को देखकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। राजवीर दौड़कर सिया के पास में गया। उठो उठो सिया, प्लीज उठो, आंखें खोलो। राजेंद्र जी राजवीर के पास में आकर बोले, चिंता मत कर बेटा, शायद सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई होगी, चल जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राजवीर सिया को गोद में उठाकर ले जाने लगा। पुलिस भी गज्जू को उठाकर अपने साथ में ले जाने लगी। गज्जू राजवीर को गुस्से से घूर रहा था। पहली बार ऐसा था कि गज्जू को किसी ने हराया था, पर शायद अभी भी उसके गुस्से की आग जल रही थी। उसने अपने पास खड़े इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर निकालकर राजवीर पर तान दी। गोली की आवाज़ सुनकर 1 मिनट के लिए सब बुरी तरह से चौंक गए, पर सबने देखा कि राजवीर पर चलने वाली गोली बीरेंद्र जी ने अपने ऊपर ले ली। जब गज्जू ने देखा उसने अपने जीजा पर गोली चला दी है तो पहली गोली चलाकर ही वो रुक गया और उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई थी, क्योंकि गज्जू कैसा भी आदमी था पर अपनी बहन के सुहाग को छीन नहीं सकता था, इसलिए एक गोली चलाकर ही रुक गया। राजवीर गुस्से से गज्जू की तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर साहब राजवीर को रोकते हुए बोले, इसे हम देख लेंगे, आप जाइए, पहले इन्हें अस्पताल पहुंचाइए। राजेंद्र जी और राजवीर फटाफट बीरेंद्र जी और सिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रास्ते में फ़ोन करके घर पर भी सभी को बता दिया था। मालती जी और जानकी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी ही देर में सब हॉस्पिटल पहुंच गए। सिया को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस वह डर के मारे और थोड़ी हल्की चोट के वजह से बेहोश हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी और बीरेंद्र जी को गोली लगी थी जिससे उनका ऑपरेशन चल रहा था। मालती जी, रानी जी, काव्या, जानकी जी सभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गए थे। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। मालती जी गुस्से में अभी भी सिया को ही सुनाई जा रही थी, पर कोई उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बीरेंद्र जी का काफ़ी खून बह गया था, उन्हें फिर से ब्लड चढ़ाया गया। थोड़ी देर बाद सिया को भी होश आ गया। सिया घबराहट के मारे जोर जोर से चीखने लगी। राजवीर दौड़कर उसके कमरे में आता है और सिया को संभाल लेता है। उधर बीरेंद्र जी का भी ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कामयाब रहा। बीरेंद्र जी की जान को और कोई खतरा नहीं था। सबने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी। राजवीर ने सिया को अभी बीरेंद्र जी के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह जानता था जब तक बीरेंद्र जी को होश नहीं आता सिया को उनकी चिंता ही होगी। एक बार बीरेंद्र जी को होश आ गया, वह अपनी आंखों से देख लें तो उसे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, वरना अभी उसकी भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ज़्यादा टेंशन ले सके। इसलिए राजवीर सिया के साथ उसके रूम में ही था। बारी बारी से जानकी जी और रानी जी भी सिया से मिल रहे थे, पर उन्होंने किसी ने भी अभी तक बीरेंद्र जी के बारे में सिया को नहीं बताया था।
सभी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि अगले दिन सुबह की किरण उनके जीवन में उजाला लेकर आए और सब कुछ ठीक हो जाए। और हुआ भी ऐसा। अगले दिन सुबह तक वीरेंद्र जी को होश आ गया। मालती जी दौड़कर उनके पास गईं। वीरेंद्र जी ने उनसे मुंह फेर लिया। मालती जी हाथ जोड़ते हुए बोली, आप अगर मुझसे ऐसे मुंह फेर लेंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा। मैंने अपना सब कुछ आपको ही मान रखा है, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। वीरेंद्र जी बोले, मैंने सोचा भी नहीं था कभी मालती कि तुम ऐसी भी हरकत करोगी। मालती बोली, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वीरेंद्र जी बोले, मैं जो बोलूँगा वह करोगी तो क्या तुम सिया को अपनी बेटी मानोगी। 1 मिनट के लिए तो मालती जी चुप हो जाती हैं, पर अगले ही पल वह इसके लिए तैयार हो जाती हैं। शायद उनका दिल अभी भी मान नहीं रहा था, पर यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी बेटी, उनका पति सब उनके खिलाफ थे और वह अपनी बेटी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भी मान जाती हैं। 4-5 दिन बाद वीरेंद्र जी को डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर सभी राजवीर और सिया की शादी कराते हैं। इस बार कोई धूमधाम नहीं होता है, सब घर में ही घर के लोगों के बीच में शादी हो जाती है और वीरेंद्र जी, मालती जी, जानकी जी सभी सिया को खुशी खुशी विदा करते हैं। सिया के मन में जानकी जी को लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वीरेंद्र जी, काव्या, मालती जी सब उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और वह भी उनसे मिलने आती रहेगी। रानी जी ने अपने घर में सिया का खुशी खुशी स्वागत किया। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। 2 साल बाद सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था, सभी खुशी खुशी रहने लगे थे। वीरेंद्र जी ने एक अच्छा लड़का देखकर काव्या की भी शादी कर दी। वह भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। धीरे धीरे मालती जी के मन का मैल भी धुलने लगा और उन्होंने भी दिल से सिया को अपना लिया। अब सिया के पास सब कुछ था, परिवार भी और प्यार भी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।